Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to study class 11th microeconomics chapter number 4 elasticity of demand. अब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वर्ड है वो किस वर्ड से आया है? वो आया है इलास्टिक वर्ड से। अब इलास्टिक क्या होता है? स्ट्रेचेबिलिटी। हम डिमांड को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, किसी भी कमोडिटी की हम डिमांड को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, उस वर्ड से आया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था डिमांड, हमने उसके अंदर पढ़ा कि जो हमारा डिमांड और प्राइस का रिलेशन होता है वो कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और अगर हमारा प्राइस कम होता है तो हमारी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। अब हमने पढ़ा कि हमारा जो प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। अब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ने वाले कि हमारा कितनी डिमांड बढ़ जाती है और कितनी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, हमने डिमांड के अंदर ओनली पढ़ा था कि हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड घटती है और प्राइस घटता है तो हमारी डिमांड बढ़ती है। अब हम देखने वाले कि कितनी बढ़ती है और कितनी घटती है। यही है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर देखने वाले हैं। सारे हम नंबर्स को देखने वाले, क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर हम डिमांड को देखने वाले। लेकिन जो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था डिमांड, उसके अंदर हमने डिमांड देखी थी क्वालिटेटिव फॉर्म के अंदर। कैसी देखी थी? क्वालिटेटिव फॉर्म के अंदर देखी थी। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने वाले हैं। और जो क्या है हमारा परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने वाले हैं। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने वाले कि हमारी कितनी डिग्रीज होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अब आपको आगे पता चलेगा कि कितनी डिग्रीज होती हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम देखने वाले कि जो हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वाज डेवलप्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, जो ये डेवलप किस लिए डेवलप किया गया था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया गया था मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को मेजर करने के लिए। ठीक है, हमने बात की थी जो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर यही बताया गया कि जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? प्रोपोर्शनेट है। कि हम कितने प्रोपोर्शनेट पढ़ने वाले हैं कि हम जो हमारा प्राइस अगर बढ़ रहा है तो हमारी डिमांड जो है वो कितने प्रोपोर्शनेट के अंदर घट रही है। ठीक है, कितनी फॉर्म की, कितने नंबर्स के अंदर घट रही है, हम इसके अंदर यही बात करने वाले हैं। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। जो हमारा प्रोफेसर मार्शल है उसने इसको डेवलप किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। जो प्रोफेसर मार्शल है उन्होंने क्या किया था? जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर उन्होंने एक बहुत मेजर रोल निभाया। आपको याद रखना प्रोफेसर मार्शल का नाम। ठीक है, इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उनकी एक बुक थी, क्या नाम है उनकी बुक का? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है। उनके अंदर उन्होंने पढ़ाया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उन्होंने बताई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? मैंने आपको बताया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। ठीक है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, किससे रेफर करती है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ठीक है, जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है, जैसे इस फॉर्मूले के अंदर दिखाया गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स मींस परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी बाय में परसेंटेज चेंज इन फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द डिमांड ऑफ एक्स। जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स बाय में परसेंटेज चेंज इन फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द डिमांड फॉर एक्स। ठीक है, ये होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज हमारा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स की होती है? इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो हमारी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वन होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड थर्ड होती है हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ नाम को पढ़ने से आपको ही पता चल रहा है कि हमारे जो प्राइस के अंदर चेंजेस जितने आएंगे उससे हमारे डिमांड के अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं, हम इसके अंदर वो पढ़ने वाले हैं। अगर हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड क्या होती है? घटती है। तो हम देखते हैं कि प्राइस हमारा कितना बढ़ा है और उसके इतने प्राइस बढ़ने से हमारी डिमांड के अंदर कितनी घटी है हमारी डिमांड। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले कितनी डिमांड हमारी घटी है। अगर हमारा प्राइस कम होता है तो हमारी डिमांड क्या होती है?
बढ़ती है। तो हम इसके अंदर देखने वाले कि हमारा प्राइस कितने प्राइस बढ़ने से हमारी डिमांड है कितनी बढ़ी है, कितने नंबर्स के अंदर बढ़ी है, कितने यूनिट्स के अंदर बढ़ी है, हम इसके अंदर क्वांटिटी फॉर्म के अंदर बताने वाले हैं। अब जो हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी आपको नाम से पता चल रहा है कि हमारे इनकम के अंदर अगर बढ़ने या फिर घटने से डिमांड के अंदर कितना फर्क आता है, कितनी डिमांड जो डिक्रीज इंक्रीज हो रही है, हम इसके अंदर पढ़ते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या करता है, डिमांड भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अगर कंज्यूमर की इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो डिमांड भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या देखने वाले हैं, जो हमारी इनकम है कितनी बढ़ती है और उसके कितनी बढ़ने की वजह से हमारी डिमांड के अंदर कितना बढ़ाव होता है, कितनी इंक्रीज होती है हमारी डिमांड। ठीक है, अगर हमारी इनकम जो है कंज्यूमर की कम हो जाती है, अगर इनकम कम हो जाती है तो उसकी डिमांड कितनी घट जाती है, हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारी कितनी इनकम घटने की वजह से हमारी डिमांड है कितनी घटी है। ठीक है, अभी देखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, क्रॉस का मतलब मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 डिमांड के अंदर बता दिया था। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था कि क्रॉस डिमांड पढ़ा था हमने। अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। क्रॉस का क्या मतलब है, इधर रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारे जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी बढ़ने की वजह से हमारे डिमांड के अंदर कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, कितनी इंक्रीज और कितनी डिक्रीज हो रही है, हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अगर हमारा जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका जो प्राइस है, अगर हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका जो प्राइस अगर वो बढ़ जाता है तो हमारे जो गिवन गुड है उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, अगर उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर हमारे सब्स्टिट्यूट गुड का जो प्राइस है वो कम हो जाता है तो उसके जो हमारे गिवन गुड की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, हमने अभी देखा इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा कार और पेट्रोल है। एग्जाम्पल क्या है, कार और पेट्रोल, कार और कार और पेट्रोल हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल है। हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल क्या है, कोक एंड पेप्सी, कोक एंड पेप्सी। अभी हम देखते हैं कि अगर हमारा कोक का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, कोक हम मान लेते हैं कि हमें गिवन है, हमारा क्या है, गिवन कमोडिटी, जो हमारा प्राइमरी, हम किसको कंज्यूम करते हैं, प्राइमरीली कोक को कंज्यूम करते हैं। जो हमारा पेप्सी है वो हमारा सब्स्टिट्यूट है, वो हमारा सेकेंडरी कमोडिटी है। ठीक है, हमारा जो कोक है उसका हम प्राइस बढ़ जाता है तो जो कंज्यूमर है कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, वो पेप्सी का कंजम्पशन कैसा कर देगा, ज्यादा कर देगा। क्या पेप्सी की डिमांड ज्यादा कर देगा क्योंकि कोक का जो प्राइस है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और जब कोक का जो हमें देखते हैं कि अगर कोक का प्राइस जो है कम हो जाता है तो क्या करते हैं, पेप्सी की डिमांड, जो लोग पेप्सी की डिमांड करते हैं तो क्या हो जाते हैं, उनकी कम कर देते हैं क्योंकि वो कोक को ही प्रेफर करते हैं, कोक को पीना स्टार्ट कर देंगे। अभी हम इसके अंदर देखते हैं कि प्राइस कितना बढ़ने से हमारी डिमांड के अंदर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है और प्राइस कितना कम होने की वजह से हमारी जो हमारी डिमांड है वो कितनी डिक्रीज हो रही है। जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि क्या होती है, ये एग्जाम के अंदर नहीं आता है, मैंने आपको बेसिक नॉलेज जो है वो दे दिया। आज हम इस वीडियो के अंदर क्या कवर करने वाले, हम ओनली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही कवर करने वाले हैं। जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आपके एग्जाम्स के अंदर नहीं आता है, उसके इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। जो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर से ही क्वेश्चंस आते हैं और उसी के अंदर से हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स the degree of responsiveness of demand for a commodity with reference to change in price of such commodity। क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड है। जो हमारा प्राइस में कितने घटने बढ़ने से हमारे डिमांड के अंदर कितनी रिस्पॉन्सिवनेस हमें देखने को मिलती है। अगर हमारा प्राइस जो है बढ़ जाता है, हमारा प्राइस कितने बढ़ने की वजह से हमें डिमांड के अंदर कितना डिक्रीज होता है, हमारे डिमांड के अंदर कितना रिस्पॉन्स हमें दिखता है कि हमारी डिमांड जो कितनी डिक्रीज हो रही है, कितने नंबर्स में डिक्रीज हो रही है, कितनी क्वांटिटी फॉर्म के अंदर डिक्रीज हो रही है, हम इसके अंदर वो देखते हैं। अगर हमारा प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम देखते हैं कि हमारे कितने नंबर्स में, हमारी कितनी क्वांटिटी फॉर्म के अंदर हमारी जो डिमांड है वो कितनी इंक्रीज हो रही है। हम प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर यही मेजर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ स्टार लगा के, हाउ मच डिमांड चेंज विद द रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। हमारी डिमांड जो कितनी कम होती है, कितनी ज्यादा होती है, किसके रिस्पेक्ट में, चेंज इन प्राइस के रिस्पेक्ट में। अगर प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड कितनी कम होती है और अगर हमारा प्राइस कम होता है तो हमारी डिमांड कितनी बढ़ती है, हम इसके अंदर देखने वाले हैं। अभी देखते हैं
सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स, प्राइस इलास्टिसिटी के सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स क्या है? स्टेबिलिटी, एस्टेब्लिश क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने आपको बताया इसके अंदर कैसा रिलेशनशिप होता है, क्वांटिटिव रिलेशनशिप होता है। हम इसके अंदर कैसा शो करते हैं, क्वांटिटिव फॉर्म के अंदर शो करते हैं। किसका रिलेशन? प्राइस और डिमांड का रिलेशन, क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन। मैंने आपको बताया अगर प्राइस बढ़ता है तो हमारा जो डिमांड है कितनी डिक्रीज होती है, कितनी क्वांटिटी इसके अंदर डिक्रीज होती है, ये क्या शो कर रहा है? हमें क्वांटिटिव रिलेशनशिप शो करता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्ट प्राइस अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। जो हमारा एक्सेप्ट प्राइस है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। हमारा जो एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस के अलावा हमारे जो अदर फैक्टर्स हैं क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहने वाले हैं। एक्सेप्ट प्राइस के अलावा जितने भी हमारे जो फैक्टर्स हैं क्या रहने वाले? कांस्टेंट रहने वाले हैं, फिक्स्ड रहने वाले हैं। हायर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी लार्जर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। हायर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, जितनी हमारी इलास्टिसिटी है वो हायर होगी, जितनी हमारी इलास्टिसिटी जो है वो बड़ी होगी वैल्यू के अंदर, लार्जर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, उतना ही हमें कितना ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा किसके अंदर? चेंज इन प्राइस के अंदर। चेंजेस प्राइस के अंदर हमें उतना ही लार्ज इफेक्ट देखने को मिलेगा ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर जो हमारा प्राइस का जो हमारा चेंज है उतना ही लार्ज इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर प्राइस का। ठीक है, प्राइस का। नेक्स्ट इज ऑल्सो नोन एज, जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किस किस नाम से और जाना जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। ऑल्सो नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब चैप्टर का नाम भी हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, लेकिन क्योंकि हम जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही पढ़ रहे हैं, हमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं पढ़ रहे हैं, उसका हमने बेसिक जो हमें क्राइटेरिया वो हमने पढ़ लिया है, तो हम इसको किस नाम से भी जानते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम ओनली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिमांड इलास्टिसिटी, जो हमारा डिमांड इलास्टिसिटी के नाम से भी हम जानते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को। ठीक है, नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी को। ये आपको याद रखना है, ये हमारे कॉमनली जैसे वन टाइप क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, आपको कॉमनली याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये क्या है? एक मेथड है, जो परसेंटेज मेथड है वो किस काम के लिए आता है? मेजर करने के लिए। किसको? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अब जो ये मेथड है, परसेंटेज मेथड है, इसको हम किस किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं फ्लक्स मेथड के नाम से, प्रोपोर्शनेट मेथड के नाम से और मैथमेटिकल मेथड के नाम से। ये वन क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि हम जो परसेंटेज मेथड है उसको हम किस नाम से हो जानते हैं, उसका अनदर नेम क्या है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो फ्लक्स मेथड से, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्लक्स मेथड क्या होता है। फ्लक्स मेथड परसेंटेज मेथड का ही सेकंड नेम है। ठीक है, आपको याद रखना फ्लक्स मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड और मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, इलास्टिसिटी इज मेजर as the ratio of percentage change in the quantity demanded to percentage change in the price। अब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किसके अंदर मेजर करते हैं? हम हमारा जो हम परसेंटेज मेथड के अंदर उसका क्या फॉर्मूला होता है, हम कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर करते हैं? इलास्टिसिटी इज मेजर एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज, रेशियो के अंदर मेजर करते हैं, रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, जो हमारा चेंज इन हुआ किसके अंदर? क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, प्राइस के चेंज होने, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के चेंज होने से हमारे क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसके परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड उसके अंदर हमारा कितना चेंज हुआ है, कितने रेशियो के अंदर चेंज हुआ है, हम ये देखने वाले हैं। आपको नहीं चीज फॉर्मूला बताऊंगा उसके अंदर आपको फुल्ली क्लियर हो जाएगा। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे, मेरे को पता है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम जब हम अगला इसका फॉर्मूला क्लियर कर लेंगे तब आपको सारे जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ये इसका फॉर्मूला आ गया है, परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हम देखते हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम किसके नाम से जानते हैं? ईडी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ईडी। ईडी आपको याद रखना है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसका शॉर्ट नेम हो गया ईडी। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी हम देख लेते हैं परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड है उसको हम कैसे निकालेंगे? उसको हम निकालेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसको हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम निकालेंगे चेंज इन क्वांटिटी, जो है चेंज इन क्वांटिटी को हम लिखते हैं डेल्टा क्यू के नाम से भी लिखते हैं, डेल्टा क्यू। चेंज इन क्वांटिटी बाय में इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, इस मल्टीप्लाई में 100, ये हमारा क्या आ जाएगा?
जो हमारा ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगा। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो हम आपको ऐसे समझा देता हूं कि जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड होता है, ठीक है। और बाय में कितना होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी हम इसका लिख देते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी, या फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी लिख देते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं जो हमारा ये है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम निकालते परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम निकालते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय में आ गया है हमारा जो है इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी क्या होती है हमारी, मैं आपको बता देता हूं, इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में 100 क्यों आया, 100 हमें परसेंटेज को देख लिया, जो हमारा परसेंटेज आगे आ रहा था उसको हमने 100 लिख दिया है दोनों के मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि जो हमारा चेंज इन, ये हमने लिखा है चेंज इन जो क्वांटिटी है हमारा, चेंज इन क्वांटिटी हमने लिखा जिसको हम डेल्टा क्यू के नाम से भी जानते हैं, डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं। जो चेंज इन क्वांटिटी है वो क्या है, अभी हम देखते हैं कि जो हमारा प्राइस है, जो हमारी क्वांटिटी है, सॉरी जो हमारी क्वांटिटी है वो हमें कितनी गिवन है, हमें गिवन है 10 और 20 गिवन है, ठीक है, 10 और 20 गिवन है। जो हमारी जो एक 20 है ये हमारा क्या है, ये हमारा जब अगर हम 20 को माइनस कर देंगे 10 से, अगर हम 20 को माइनस कर देंगे 10, 20 में से 10 माइनस कर दें तो हमारा कितना आता है, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 क्या है हमारा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू में 10 बाय में क्या है, इनिशियल क्यू क्या है हमारा, जो पहला हमारा क्यू कितना है 10 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में हम कर देंगे 100, ठीक है। अब इसको अगर इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100, जो हमारी 100 क्या आ गई है, हमारी क्वांटिटी आ गई है, ठीक है, 100 क्या आ गया, हमारी क्वांटिटी आ गई है। होप आपको समझ में आ गया हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारा कितना आ गया, 100% आ गया है, ठीक है, 100% आ गया। ऊपर देखते हैं जो हमारा चेंज इन क्वांटिटी है, चेंज इन क्वांटिटी, ये हमारा जो चेंज इन क्वांटिटी है इसको हमने कैसे निकाला है, जो इज इक्वल टू में Q1 माइनस में Q लगा दे, Q निकाल दे। Q1 क्या है हमारा, अभी देख लेते हैं, Q1 है हमारा जो हमारा न्यू प्राइस है, जो हमारा न्यू प्राइस है वो क्या होता है, Q1 होता है, और जो हमारा ओल्ड प्राइस है वो हमारा इनिशियल प्राइस होता है। जो हमारा ये है 10 और जो हमारा 20 ये हमारा क्या है, Q1 है। Q1 कितना हमारा 20 है, मींस जो हमारा पहले जो प्राइस था 10 था, फिर हमारा प्राइस क्या हो गया 20 हो गया, तो ये हमारा न्यू प्राइस तो आ गया हमारा 20 चेंज इन, और अगर हम Q1 में से माइनस कर देंगे Q को तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा चेंज इन Q आ जाएगा, चेंज इन कमोडिटी आ जाएगा, ठीक है। अभी करते हैं 20 में से 10 माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ गया है, चेंज इन क्यू कितना आ गया, 10 आ गया है। मैंने आपको बताया जो चेंज इन कितना आ गया, 10 आ गया। जो इनिशियल क्यू है वो हमें गिवन ही होता है पहले से, इनिशियल क्यू कितना है हमारा 10 है, ठीक है। तो हमने डिवाइड में कर दिया 10 और हमने बस मल्टीप्लाई में क्या कर दिया 100 कर दिया, तो हमारा कितना आ गया, परसेंटेज चेंज इन जो क्वांटिटी डिमांडेड वो कितना आ गया हमारा 100% आ गया है, ठीक है। आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा चेंज इन क्वांटिटी का, अगर हमने जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमने निकालना सीख लिया है कैसे निकलता है। अभी हम देखते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं। सेम फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का भी, चेंज इन प्राइस जो हमारा डेल्टा प्राइस है, जो हमारा चेंज इन प्राइस है बाय में ओरिजिनल प्राइस। अभी ओरिजिनल प्राइस क्या, अगर हम देखते हैं जो प्राइस है हमारा वो हमें 10 गिवन है, और जो हमारा जो P1 है, जो हमारा प्राइस है, जो हमारा न्यू प्राइस है P1 वो हमें कितना गिवन 20 गिवन है। तो चेंज इन प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, P1 माइनस में P हो जाएगा हमारा क्या, चेंज इन प्राइस हो जाएगा, डेल्टा P हो जाएगा। P1 कितना हमारा, P1 है 20 और माइनस में P कितना हमारा 10, तो हमारा कितना आ गया, चेंज इन प्राइस हमारा आ गया 10, ठीक है, 10 आ गया है। अभी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने देख लिया कि हमारा जो चेंज इन प्राइस है वो कितना आ गया 10 आ गया है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करके देखते हैं, हमारा चेंज इन प्राइस है 10 बाय में हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना है, ओरिजिनल प्राइस है हमारा 10। हमने देखा कि हमारा P जो है ओल्ड P है, जो हमारा प्राइस ओल्ड प्राइस है, जो हमारा इनिशियल प्राइस ओरिजिनल प्राइस वो कितना 10 है। मल्टीप्लाई में क्या है 100, तो मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा कितना 100, हमारा 100 क्या गया 100% आ गया है हमारा प्राइस, ठीक है। अभी हम इस फॉर्मूले के अंदर जो हमारा ऊपर जो फॉर्मूला है उसके अंदर फिट कर देते हैं इसको। हमने देखा जो हमारा क्वांटिटी है वो भी 100 आ रही है, और जो हमारा प्राइस है वो भी 100% आ रहा है, तो अभी इसके ईडी कितना आ जाएगा, ईडी
इज इक्वल टू में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, हमारा कितना आया था 100 आया था, 100% आया था, तो बाय में कर दिया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आया था हमारा 100 आया था, तो इनको काट के हम कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो हमारा डी कितना है 1 है, ठीक है। अभी हम जो डिग्रीज पढ़ेंगे उसके अंदर हमें पता चल जाएगा जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 1 आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, और अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, और लेस देन 1 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये हम डिग्रीज के अंदर पढ़ने वाले हैं। होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको याद रखना, परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकलता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार फिर से जो क्वेश्चन है इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है, फिर से इसको रिपीट करके देख लीजिएगा इस फॉर्मूला को, ठीक है। नेक्स्ट इज, अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड हम इसी का दूसरा नाम है, हमारा जो परसेंटेज मेथड का है हमने ऊपर पढ़ा था, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोपोर्शनेट मेथड भी हम इसको बोलते हैं, हम इसको फ्लक्स मेथड भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं, हम इसके अलग अलग नाम है। अभी हम इसको जैसे हमने ऊपर हमने देखा कि हम इसको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा है, अगर आपको ये बड़ा पड़ रहा है तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका दूसरा मेथड क्या है, इसका दूसरा मेथड है ईडी इज इक्वल टू में चेंज इन क्यू बाय में चेंज इन पी मल्टीप्लाई में पी बाय में क्यू। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको अगर शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है ऊपर वाले फॉर्मूले की तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये हमारा कैसे निकला है, ये हमारा फॉर्मूला कैसे निकला, ये निकला है ऐसे, जो एडी है हमारा क्या है, ऊपर हमने पढ़ा था जो हमारा परसेंटेज मेथड के अंदर पढ़ा था कि ऊपर जो हमारा क्या होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है, जो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी होता है वो कैसे निकलता है हमारा चेंज इन क्यू बाय में क्यू, ठीक है। चेंज इन क्यू कितना था हमारा, चेंज इन क्यू हमने निकाला था Q1 माइनस में Q कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा चेंज इन क्यू आ जाएगा, ठीक है, ये हमने निकाल लिया, तो इजिकल टू में हमारा आ गया चेंज इन क्यू बाय में क्यू, ठीक है। अब इसी के बाय में होता है, इसके बाय में क्या आता है हमारा, इसके बाय में आता है हमारा चेंज इन पी बाय में पी मल्टीप्लाई में 100। अब चेंज इन पी कैसे निकालते हैं, जो हमारा P1 होता है उसके अंदर से माइनस कर देंगे P को, तो हमारा कितना आ जाएगा चेंज इन क्या जाएगा P आ जाएगा, चेंज इन P आ जाएगा, ये मैंने ऊपर गलत लिख दिया, हमारा ये चेंज इन Q आ जाएगा, इधर हमारा क्या जाएगा चेंज इन Q आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको पता चल रहा है कि रिजल्ट में कैसा आ गया चेंज इन P बाय में P। अब ये हमारा आ गया, ये तो हमारा निकल गया चेंज इन P बाय में P, ये आ गया कहां पे ऐसे आ गया, ये आ गया यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई में जो P बाय में Q है ये कैसे निकाला हमने, हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ गया है। अभी हम देखते हैं कि जो ये ऊपर चला जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में, तो ये ऊपर कैसे जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये भी हमारा कैसे चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो मल्टीप्लीकेशन के अंदर आया है वो कैसा आया है, इसके अकॉर्डिंग हमारा मल्टीप्लाई में आया है, हम लिखते हैं कि चेंज इन क्यू मल्टीप्लाई में हमारा आया है चेंज इन पी, बाय में हमारा क्या कितना आया है चेंज इन कितना हमारा क्यू मल्टीप्लाई में आया है हमारा कितना पी, हमारा कितना है मल्टीप्लाई में आया है पी। अब हम इसको इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जो चेंज इन क्यू है वो क्या है बाय में चेंज इन पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये है तो मल्टीप्लाई के अंदर ही, अगर हम बीच के अंदर एक मल्टीप्लाई लगाते तो ये क्रॉस के अंदर, ये अभी भी क्रॉस के अंदर, ये पहले भी क्रॉस के अंदर ही था, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई अगर हम एक मल्टीप्लीकेशन भी लगा देते हैं तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, पी बाय में क्यू भी लिखते हैं। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इसको जो जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है पहले से ही आप इसको ऐसे ही लिखिएगा, ये आपको इजी पड़ जाएगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा जो चेंज इन क्यू है वो हमको निकालना आ गया है, चेंज इन पी भी आपको निकालना आ गया है, और जो पी और क्यू है ये आपको ऑलरेडी गिवन होते हैं, तो आपका एडी है वो काफी इजीली निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने आपको बताया था कि जो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो डिमांड है वो कैसी है, 0 है, 1 है, या फिर मोर देन 1 है, या फिर लेस देन 1 है। और परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा होता है जिसके अंदर हमारी जो डिमांड है वो कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है हमारी डिमांड।
है, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जहां पर हमारी जो डिमांड है वो क्या होती है, जीरो होती है, जहां पर हमारी डिमांड क्या है, जीरो होती है, ठीक है। अभी आप ये जो दोनों हमारी जो डिग्रीज है, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड और परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड, ये टोटली अजम्पशंस होती हैं, ये ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। ये आपको बस समझाने के लिए जो इकोनॉमिक्स के अंदर डाला गया है कि ऐसी भी डिग्रीज होती हैं, लेकिन ये एक्चुअली में नहीं होती। ये हमारे क्या करने, हमने अज्यूम करनी है, ये हमको अजम्पशन लगा के चलनी है। हमारे जो प्रोफेसर मार्शल है उसके अंदर उन्होंने बताया था कि हमें क्या मान के चलनी है, अजम्पशंस मान के चलनी है। एक्चुअली में ऐसा इकोनॉमी के अंदर नहीं होता है, और अगर ऐसा होता भी है तो कभी रेयरली चांस होते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं जो हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है, जो पर हमारा जो है मोर देन वन आता है, मोर देन वन आता है, मोर देन वन आता है, ठीक है। हमारा मोर देन वन आता है। और जो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो क्या होता है, जो हमारी डिमांड है वो किसकी इक्वल होती है, वन की इक्वल होती है। और जहां पर ये डिमांड जो है हमारी मोर देन वन की इक्वल होती है, ठीक है, मोर देन वन के इक्वल होती है, ठीक है। और इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर क्या होता है, जो हमारी डिमांड है वो क्या होती है, लेस देन, हमारी जो डिमांड है वो क्या होती है, लेस देन वन होती है। होप आपको समझ में आ गया होगा। जब हम इसको नीचे पढ़े ग्राफिकली भी देखेंगे और इसका स्केड्यूल भी देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम कैसी किस बारे में बात कर रहे हैं, और हमको कैसे ये हमारी जो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कैसे निकालनी है, और कैसे ग्राफिकली लिखनी है, कैसे ग्राफिकली शो करनी है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर और हमारे एग्जाम के अंदर हमें कैसे लिख के आना है, ठीक है। आपको जो ये मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। जो हमारा परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, जिसके अंदर डिमांड, हमारी डिमांड क्या है, इधर इनफाइनाइट है। और परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या है, इसके अंदर हमारी जो डिमांड है वो क्या है, जीरो होती है, ठीक है। इसकी अभी हम देख लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मैंने आपको बताया जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इनफाइनाइट है। कहां पर, इनफाइनाइट है जहां पर, ठीक है। when there is an infinite demand at a particular price and demand becomes zero with a slightly rise in the price, then demand for such a commodity is said to be perfectly elastic। जहां पर हमारी जो अगर हमारा प्राइस है जहां पर ना के बराबर कोई चेंजेस आ रहे हो, जहां पर प्राइस है जहां पर हमारे ना के बराबर चेंजेस आ रहे हो, और फिर भी हमारी जो डिमांड है उसके अंदर बहुत ही ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल रहा हो हमें, जहां पर हमारा अगर प्राइस में अगर थोड़ा सा अगर ऊपर हो जाता है, फिर हमारा प्राइस थोड़ा सा नीचे हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, हमें डिमांड के अंदर बहुत ज्यादा बिग इफेक्ट देखने को मिले। अगर हमारा प्राइस डिमांड जाए एकदम से जंप करके बहुत ज्यादा हो जाए, या फिर जंप करके बिल्कुल जीरो पे आ जाए, वो क्या होती है, हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हम उसको बोलते हैं, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक हम डिमांड उसको बोलते हैं। ग्राफिकली हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम देखते हैं इसका स्केड्यूल क्या है। हमारा जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है 30 30 30, लेकिन हमने यहाँ पे जो प्राइस लिखा किस में लिखा है, राउंड ऑफ के अंदर लिखा है। अगर हम देखें कि हमारा जो प्राइस है वो क्या हो जाए, अगर हमारा प्राइस 29 पॉइंट क्या है 9999 हो जाए, अगर हमारा जो प्राइस है 29.999 हो जाए, तो हमारी डिमांड कितनी है, 100 है। और अगर यही प्राइस अगर हमारा क्या हो जाए 30, अगर हम देखें कि नेक्स्ट पर हमारा क्या हो गया, प्राइस क्या हो गया हमारा 28.999 हो गया है, ठीक है। अगर हमारा जो प्राइस 28.99 हो गया तो हमारा जो हमें डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है, हमें मैक्सिमम 100 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है डिमांड के अंदर। जो हमारी डिमांड है वो काफी ह्यूज जंप ले रही है, हमारी जो डिमांड है काफी ह्यूज जंप ले रही है। हमारी डिमांड क्या है, एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। हमने इसके अंदर देखा कि हमें जो हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है क्या होती है, टोटली अजम्पशन होती है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं कि हमारा जो हमारी डिमांड है वो एकदम से बहुत ज्यादा जंप कर रही है, बहुत ही ज्यादा ह्यूज चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, इंक्रीज हो रही है या फिर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसका क्या है, कर्व देख लेते हैं, इसका कर्व कैसा है। अगर हम देखें जो हमारे कर्व है, हमारा जो प्राइस है यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 10 है, और जो हमारी क्वांटिटी यहाँ पर 100 है, 200 है और 300 है, 300 है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जब हमारा 30 प्राइस था, हमारा प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि 30 ही है हमारा, ठीक है। हमारी जो डिमांड है वो क्या रहने वाली है, इनफाइनाइट रहने वाली है। ईडी हमें यहाँ पे लिखना है इनफाइनाइट, हमें को ऐसे बना के दिखाना है कि हमारी जो ईडी है वो क्या है, हमारी इनफाइनाइट है, ठीक है। जब हमारा 30 था तो हमारी डिमांड कितनी थी, 100 थी, ठीक है। और तब भी जब हमारा जो प्राइस है 29.999 हो गया तो हमारी डिमांड कितनी होगी, 200 होगी।
और जब हमारा जो प्राइस है 228.999 हो गया तो हमारी डिमांड कितने पे जंप कर गई, 300 पे कर गई, तो हमारी डिमांड कितनी होगी, 300 हो गया, 300 हो गया, ठीक है। अभी हमको देखने को मिल रहा है कि हमारा जो प्राइस है उसके अंदर स्लाइटली चेंजेस हो रहे हैं, बिल्कुल ही ना के बराबर चेंजेस हो रहे हैं, फिर भी हमारे जो डिमांड है उसके अंदर क्या है, ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल रहा है, हमें ह्यूज चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं, जो हमारा ईडी है वो क्या है, इनफाइनाइट है, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, हम इसको बोलते हैं। अगर हमारे प्राइस में थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस हमको देखने को मिले तो हमारी डिमांड क्या है, बहुत ही ज्यादा ह्यूज चेंजेस अगर हमको डिमांड के देखने को मिले, इंक्रीज हो जाए फिर डिक्रीज हो जाए, उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। आपको इस डायग्राम के अंदर मेनली समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो हमारी क्वांटिटी है ये, और ये क्वांटिटी 1 हो गई। जब हमारा प्राइस क्या है, जब हमारा प्राइस 30 था लेकिन हमारी क्वांटिटी क्या घटी हुई दिखा रही है इसके अंदर, और क्या है, बढ़ाई हुई भी दिखा रखी है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होता है जब हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जहां पर हमारा प्राइस के अंदर कितने भी चेंजेस हमको देखने को मिले लेकिन हमारा जो डिमांड है क्या रहेगी, जीरो रहेगी। हमारी डिमांड क्या रहेगी, जीरो रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है हमारी डिमांड। व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड विद change in price then demand for such a commodity is said to be perfectly inelastic। हमको हमें क्या पढ़ा इसके अंदर, चेंज इन डिमांड, जहां पर कोई भी चेंज ना हो डिमांड के अंदर, इन चेंज इन प्राइस, प्राइस के अंदर चेंज होने की वजह से अगर हमारी डिमांड के अंदर कोई चेंजेस हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी डिमांड को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं, ठीक है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हमारा जो प्राइस है वो क्या है, बढ़ रहा है, 20 30 40 हमारा जो प्राइस है बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जो डिमांड वो क्या है, कांस्टेंट 100 पर ही अटकी हुई है। हमारी जो डिमांड वो क्या है, 100 ही रहने वाली है। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम देखें कि हमारा जो प्राइस है 20 30 और 40, ये हमारा वाई एक्सिस पर हमने क्या ले लिया है, प्राइस ले लिया है, और जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर हमने ले लिया है क्वांटिटी डिमांडेड, ले लिया क्वांटिटी डिमांडेड ले लिया है, ठीक है। ये हमारा आ गया क्वांटिटी इधर। अब हम देखते हैं कि जब हमारा प्राइस 20 था तो हमारी डिमांड कितनी थी, 100 थी, यहाँ पर हम 100 है हमारा, ठीक है। और जब हमारी डिमांड कितनी थी, 100 थी 20 पर, लेकिन जब हमारा प्राइस 30 हुआ तब भी हमारी डिमांड 100 है, और जब हमारी डिमांड 40 हुआ तो हम जब भी हमारी जो डिमांड है वो कितना है, प्राइस हमारा 40 हुआ तो डिमांड कितनी है, 100 ही है। तो ये क्या दिखा रहा है हमें, ये हमें शो कर रहा है जो हमारी जो डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी है, जीरो है। जो हमारी ईडी है वो क्या है, जीरो है। अगर हमारे प्राइस के अंदर कितने भी चेंजेस आ जाए जो हमारी डिमांड है जीरो ही रहने वाली है। ये हमको किसके अंदर देखने को मिल रहा है, अगर हमारा जो हमारा अगर मान लीजिए हमारा जो कंज्यूमर है वो कैंसर का पेशेंट है, उसको जो मेडिसिन लेनी होती है उसका प्राइस कितना भी हो जाए, उसको जो डिमांड है वो उतनी ही रहने वाली है, उसकी डिमांड कितनी उतनी ही रहने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मेडिसिन के प्राइस ज्यादा हो जाएंगे तो अपने उस वो डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा, कम तो नहीं करने वाला है, क्योंकि उसको जितनी जरूरत हो उतनी ही मेडिसिन लेने वाला है, ठीक है। उसको जितने डेली मेडिसिन उसको बोली गई है डॉक्टर ने वो उतनी ही मेडिसिन क्या लेने वाला, तो क्या है हमारा कंज्यूमर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है उसकी, ठीक है। होप आपको एग्जांपल के साथ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं 20 30 40, अगर हमारा प्राइस क्या बढ़ रहा है, हमारी डिमांड अगर जीरो रहे तो क्या होती है, वो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है। आपको ग्राफिकली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज हमारा हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, व्हेन चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन, क्या बिगर देन क्या होता है, चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस से ज्यादा हमारी चेंज इन डिमांड के अंदर हो रहा है, जहां पर हमारा जो प्राइस है वो चेंज हुआ है, क्या है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ है, हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे जो डिमांड है उसके अंदर चेंजेस बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। चेंजेस क्या आ रहे हैं, बहुत ही ह्यूज चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, जो क्वांटिटी डिमांडेड की जो परसेंटेज है वो क्या हो, ज्यादा हो देन किसके किसके अगेंस्ट में, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के अगेंस्ट में, देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी हाईली इलास्टिक। उसकी कैसी डिमांड होती है, हाईली इलास्टिक डिमांड होती है। इसको हम ग्राफिकली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ग्राफिकली अगर हम देखें तो क्या है, ग्राफिकली हमारा स्केड्यूल देख लेते हैं। हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या स्केड्यूल है, हमारा प्राइस दे दिया 20 और 10 दे दिया गया, और हमारी डिमांड क्या है 10 और 200 दे दिया गया। अभी हम इसके अंदर निकाल के दिखाते हैं कि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसे ग्रेटर देन है, किससे, प्राइस से, चेंज इन प्राइस। हमारा जो परसेंटेज चेंज इन जो डिमांड है
वो कैसे बढ़ी है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो हमारा प्राइस है वो कितना दिया गया हमें, प्राइस तो हमें दिया गया 20। हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं इसके अंदर, जो परसेंटेज मेथड हमने ऊपर पढ़ा है, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड हमने पढ़ा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, हम वही फॉर्मूला लगा के हम अपनी ईडी निकालने वाले हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने वाले हैं। हमने देखा कि जो हमारा प्राइस वो है 20 और जो हमारा P1 है वो क्या है हमारा 10। ठीक है, और ऐसे हम देखते हैं कि हमारा जो डिमांड है वो कितना है, हमारा क्वांटिटी कितनी है हमारी 100, और जो हमारा Q1 है वो कितना है हमारा 200। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें चेंज इन प्राइस निकालना। चेंज इन प्राइस हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन प्राइस हम निकालेंगे जो हमारा P है, चेंज इन प्राइस निकाल देंगे। अगर हम P1 माइनस में P करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा चेंज इन प्राइस निकल जाएगा। चेंज इन प्राइस अब कितना आ गया हमारा 20 माइनस 10 कर देते तो हमारा चेंज इन प्राइस आ गया है 10। हमारा चेंज इन प्राइस आ गया है इज इक्वल टू में 10 आ गया। ऐसी क्वांटिटी निकाल देते हैं, चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी हमारी कितनी है, Q1 माइनस में Q। अब Q1 कितना 200 माइनस में कर दिया 100 तो हमारी चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ गई है हमारी 100 आ गई है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमारी आ गई है 100, चेंज इन क्वांटिटी आ गई है हमारी 100%। ठीक है, 100 आ गया हमारी। अभी हम देखते हैं जहां पर हमारा जो माइनस में आना चाहिए था, जब हम 20 को, जब हम 10 में से 20 माइनस कर रहे हैं, अगर हम 10 में से 20 माइनस कर रहे हैं तो हमारे क्या आने वाला है, माइनस का 10 आने वाला है। लेकिन मैंने आपको ये बताया नहीं, आपको याद रखना है कि जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये हमको हमेशा माइनस में ही आने वाला है। हमेशा जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमेशा माइनस में हमेशा नेगेटिव ही आने वाला है। लेकिन हमें उस नेगेटिव जो हमारा माइनस है उसको हमें इग्नोर करना है। इग्नोर क्यों करना है, क्योंकि वो जो हमारा नेगेटिव साइन है वो हमें इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है प्राइस और क्वांटिटी के बीच का। हमें जो क्या दिखा रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है। हमें इसको हमेशा इग्नोर ही करना है। अगर हमारा जो माइनस में आता है तो हमको उसको माइनस शो नहीं करना है, हम उसको पॉजिटिव ही शो करने वाले हैं। चाहे हमारा कितने भी नेगेटिव में आ जाए हमें उसको पॉजिटिव ही शो करना है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया हो। जो हमारा नेगेटिव जो साइन है वो क्या शो कर रहा है, हमारा इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है। अगर ये एग्जाम के अंदर आए कि हमारा जो इलास्टिसिटी और डिमांड के अंदर जो हमारा नेगेटिव साइन है वो क्या शो करता है, वो हमारा इनवर्स रिलेशन शो करता है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच के अंदर। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, अभी हम निकाल देते हैं हमारा चेंज इन P और हमारा चेंज इन Q आ गया। हमारा चेंज इन P तो आया है, हमारा चेंज इन P तो आया है 10, जो हमारा माइनस का 10 आया, लेकिन हम माइनस इधर लिखने नहीं वाले हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ये हमारा इनवर्स रिलेशन शो करता है ओनली। जो हमारा क्वांटिटी कितना आया, और हमारा क्वांटिटी आया है 100, हमारा क्वांटिटी आया 100। अब हम क्या निकालने वाले हैं, परसेंटेज चेंज इन निकालने वाले, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालने वाले हैं। अभी हमने चेंज इन P तो निकाल लिया, परसेंटेज चेंज इन P निकालते हैं। कैसे निकलेगा, चेंज इन P बाय में P मल्टीप्लाई में 100 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी इस रिजल्ट में क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा चेंज इन P कितना है 10, प्राइस कितना आया हमारा 20, मल्टीप्लाई में कर देंगे इसको 100। अभी हमारा कितना आ जाएगा 50% निकल के आ जाएगा, हमारा कितना निकल के आ जाएगा 50% निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेना। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड हमारा कितना है, कैसे निकालेंगे हम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमें निकालना, तो हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन Q बाय में Q मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं जो हमारा कितना है, चेंज इन Q कितना हमारा 100 है और Q हमारा कितना है, Q है हमारा 100, मल्टीप्लाई में कर देंगे 100। Q हमारा कैसे पता चला हमें, Q हमारा क्या है 100। जो हमारा फर्स्ट ये होता है, जो हमारे पहले से गिवन है ये हमारा Q होता है, और जो हमारा सेकंड हमें प्राइस गिवन होता है, डिमांड गिवन होती है, हमारी क्या होता है Q1 होती है। ये हमारा P1 एक P होता है, जो हमारा प्राइस जो ओल्ड प्राइस होता है वो हमारा P होता है, जो न्यू प्राइस होता है वो हमारा P1 होता है। प्राइस वो होता है P1 होता है, नया न्यू प्राइस होता है। ठीक है, अभी हमको निकाल देना है ऐसे ही 100 में 100, तो ये आ गया हमारा 100% आ गया है। अभी हम देखते हैं फॉर्मूले के अंदर क्या था, जो ऊपर क्या है चेंज इन, हमें क्या करना, परसेंटेज चेंज इन जो क्वांटिटी है उसको डिवाइड करना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड करना। अब हमारी क्वांटिटी है 100, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, प्राइस से, हमारा आ गया 50, तो हमारा कितना आ गया है आंसर, हमारा आ गया है, हमारा आ गया कितना 2, हमारा कितना आ गया 2 आ गया है। तो 2 कितना आया है हमारा, 2 1 से ग्रेटर है, 2 कितना होता है 1 से तो ग्रेटर ही होता है, हमको पता है कि 1 के बाद में आता है 2, तो क्या है 1 से ग्रेटर। तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आया हमारा कितना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आया है हमारा 2। ठीक है, अभी हमें पता चल गया है जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ग्रेटर देन 1 हो तो हमारा क्या, उसको हम क्या मानते हैं, हाईली इलास्टिक मानते हैं। क्या मानते हैं, हाई इलास्टिक डिमांड मानते हैं। मैंने आपको बता दिया
अगर हमारा ईडी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कैसे हम इसको सोल्व करने वाले हैं, कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा, हमें इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, अब इसकी क्या होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा प्राइस है, जब हमारा प्राइस जो है 20 था, तो हमारी डिमांड कितनी थी, 100 थी। अभी हम इसको 100 लगा लेते हैं, हमारी डिमांड कितनी थी, 100 थी, ठीक है, ये आ गया हमारी 100। जब हमारा प्राइस जो है 10 हुआ, हमारा जो प्राइस है वो 10 हुआ, तो हमारी डिमांड कितनी हो गई है, हमारी डिमांड कितनी हो गई है, 200 हो गई है। हमको देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा जो प्राइस है उसके अंदर कम डिफरेंस आया है, हमारे प्राइस के अंदर कितना है, कम डिफरेंस आया, प्राइस हमारा जो है कम डिक्रीज हुआ है, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो हाईली इंक्रीज हो गई है, वो कितनी हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उसको हम बोलते हैं हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया, ये डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसको कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा सारे का, ठीक है। नेक्स्ट इज लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं लेस देन 1, जो क्या होता है लेस देन 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ईडी इज लेस देन 1 हो, अगर हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 हो। और जो हमारा हाईली इलास्टिसिटी वो क्या होती है, हमारी ग्रेटर देन 1 होती है, हमारी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, ये हमारी लेस देन 1 होती है, ठीक है। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जब हमारे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो क्या हो, लेस हो, किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी लेस इलास्टिसिटी और इन इलास्टिक। हम इसको इन इलास्टिक भी बोलते, क्या बोलते हैं, इन ELASTA, हम इसको इन इलास्टिक भी बोलते हैं। आपको याद रखना कि हम लेस इलास्टिसिटी डिमांड को इन इलास्टिक भी बोलते हैं और हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या बोलते हैं, हाई इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। इसकी ग्राफिकल देख लेते हैं, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, मस्क स्केड्यूल। अगर हम इसके अभी हम इसके अंदर क्या निकाल के दिखाते हैं, हम आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल के दिखाते हैं, कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्रोपोर्शनेट मेथड के अकॉर्डिंग या फिर परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको पुट करेंगे इसके स्केड्यूल को, और हम इसको ईडी निकाल के दिखाएंगे कि हमारी ईडी जो है वो लेस देन 1 आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। अभी हमने देख लिया कि जो हमारा पी प्राइस है, प्राइस तो गिवन है हमें 20, और जो हमारा P1 है वो हमें गिवन है 10, और जो हमारी क्वांटिटी है वो हमें गिवन है 100, और जो हमारी क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी 1 है वो हमें गिवन है 120, ठीक है, 120 हमें गिवन है। अभी देख लेते हैं चेंज इन प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, चेंज इन प्राइस आ जाएगा हमारा कितना, 10, हमारा चेंज इन प्राइस हो जाएगा 10 आ जाएगा। 10 में से अगर माइनस करते हैं 20 को तो हमारा कितना आता है, -10 आता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो माइनस है उसको हम क्या करने वाले हैं, दिखाने वाले नहीं है, हम उसको शो करने वाले नहीं है, जो -10 है वो ओनली इनवर्स रिलेशन हमारा शो करता है। ऐसे हम चेंज इन क्यों निकाल देंगे, चेंज इन क्यों कितना आ गया हमारा, चेंज इन क्यों आ गया है हमारा 20, चेंज इन क्यों आ गया हमारा 20, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं हमारा जो चेंज इन पी है, हमारा जो चेंज इन पी है वो हमने देखा हमारा आ गया 10, और जहां हमारा चेंज इन क्यू है वो आ गया है हमारा कितना 20। अब इसको क्या चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल लेते हैं। चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा हमारा, चेंज इन प्राइस परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा हमारा, बाय में पी मल्टीप्लाई में 100 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज के अंदर निकालना है। अगर हमें परसेंटेज मेथड के अंदर पुट करना तो हमें दोनों की जो इक्वेशन वो परसेंटेज के अंदर ही लेनी होगी, उसके अंदर ही निकालनी होगी, तो क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। अभी देख रहे हैं चेंज इन प्राइस आ गया हमारा 10, भाई में हमारा प्राइस कितना था, हमारा 20 था, मल्टीप्लाई में कर देंगे 100, तो कितना आ गया है हमारा 50% आ गया, फिर से 50% आ गया। अभी हम देख लेते हैं इसके अंदर, अभी हमारा चेंज इन क्यू बाय में कर देंगे क्यू, क्वांटिटी मल्टीप्लाई में कर देंगे हम 100 से। अब चेंज इन क्वांटिटी हमारी कितनी है, चेंज इन क्वांटिटी है हमारे 20 आ गई है, और हमारी क्वांटिटी कितनी है 100 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हम इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20% आ जाएगा, ठीक है। हमें पता चल गया कि जो हमारा चेंज इन प्राइस है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो आ गया 50, और जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वो आ गया है हमारा 20। अब फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज मेथड का, उसके अंदर हम निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू में परसेंटेज चेंज इन को हम डेल्टा भी लिख देते हैं, तो परसेंटेज चेंज इन किसके अंदर, क्वांटिटी के अंदर, बाय में परसेंटेज चेंज इन किसके अंदर, प्राइस के अंदर, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी हमने देखा कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारा कितना आ गया है 50 आ गया है, ठीक है, और हमारी क्वांटिटी कितनी आ गई है, हमारी आ गया 20 आ गया, तो 20 बाय में अगर हम प्राइस जो है परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ गया हमारा 50 आ गया है, तो हमारा कितना आ जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी हमारी
0.4 आ जाएगी, हमारी 0.4 आ जाएगी। अभी हमको पता चल रहा कि ये 1 से क्या है, लेस है, हमारी ईडी क्या आ गई है, लेस देन 1 आ गई है। तो हमें प्रूव हो गया कि ये हमारा लेस, जो हमारे लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही है। जो हमारा स्केड्यूल है वो ओके है, हमारे लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने शो करके दिखा दिया, हम जहां पर हमारी जो ईडी है वो क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, अभी हम देखें कि जहां पर हमारा वाई एक्सिस पर हमने प्राइस लिया दोनों पी और पी1। अभी हमारा प्राइस कितना है, पहले 20 था, और हमारा पी1 कितना आ गया, हमारा 10 आ गया है, हमारा 10 आ गया है। तभी देखते पी प्राइस जब हमारा 20 था तो हमारी कितनी डिमांड थी, हमारी 100 डिमांड थी, 100 डिमांड थी, ठीक है। और जब हमारा पी1 हुआ, जब हमारा प्राइस 1 हुआ, पी1 हुआ, तो हमारी कितनी डिमांड हो गई है, हमारी डिमांड हो गई है 120 हो गई है, 120 हो गई है। अभी हमने देखा कि हमारा जो इसके अंदर जो कर्व बनेगा, जो हमारा डिमांड कर्व बनने वाला है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कर्व बनने वाला, क्या बनने वाला, स्टीप कर्व बनने वाला है, ठीक है। कैसे बनने वाला, स्टीप कर्व बनने वाला है। अभी हमने देखा कि इसका जो कर्व है वो क्या है, स्टीप कर्व है, ठीक है। कैसे स्टीप कर्व है, जब हमारे जो प्राइस है, प्राइस के अंदर कैसे चेंजेस आए हैं, हमारे कितने चेंजेस आए प्राइस के अंदर, तो हमारे ज्यादा चेंजेस, और जो हमारी डिमांड है उसके अंदर कम चेंजेस आए हैं, ठीक है। हमने देखा कि प्राइस के अंदर तो हमें ज्यादा ड्रॉप देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी है उसका ड्रॉप हमें क्या क्या देखने को आ रहा है, कम कम देखने को मिल रहा है, ठीक है, कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा, नेक्स्ट क्या है, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है हमारा इज इक्वल टू में क्या होता है, 1। हमारा यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू में 1 आ जाए, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़े इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो, जब इनफाइनाइट हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 हो, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो। अभी हम देखने वाले हैं जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसा होने वाला है, 1 के इक्वल टू में होने वाला है, 1 के इक्वल में होने वाला है। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी demanded is equal to percentage change in price, then demand for a such a commodity is said to be unitary elasticity। जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड हो किसके इक्वल हो, परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड हो किसके इक्वल हो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के इक्वल हो, तो हमारा क्या हो जाता है, हम उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है। इसका जो हमारा स्केड्यूल है वो देख लेते हैं। स्केड्यूल क्या है हमारा, जो हमारा प्राइस है क्या, पहले P जो प्राइस है, प्राइस, और P1 जो है वो हमारा 10 है, और P जो है हमारा ओल्ड प्राइस है 20 है। जो हमारी क्वांटिटी वो क्या है, Q तो हमारी 100 है, और Q1 क्या है हमारी 120 है। अगर हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करके देखें तो हम क्या करते हैं, यूनिटरी इलास्टिसिटी को हम शो कर सकते हैं, यूनिटरी इलास्टिसिटी को हम दिखा सकते हैं, इज इक्वल टू में 1 है। दिखा देते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो क्या है, 20 है, P1 जो है वो 10 है, और जो हमारा Q है वो कितना है, 100 है, और Q1 कितना है हमारा 120 है। अब हम देखते चेंज इन प्राइस निकालेंगे तो चेंज इन प्राइस हमारा कितने आने वाला है, कितने आने वाला है, हमारा चेंज इन प्राइस आने वाला है 10 आने वाला है, और जो हमारा चेंज इन Q आने वाला है वो कितना आने वाला है, हमारा चेंज इन Q आने वाला है 50 आने वाला है, हमारा चेंज इन Q आने वाला है 50 आने वाला है। मैंने आपको बताया था जो हमारा चेंज इन Q कैसे निकलता है, हमारा चेंज इन Q निकलता है, सॉरी हम इधर 120 को हम इस 150 ले लेते हैं, हम इसको 120 को इधर क्या लेने वाले हैं, 150 लेने वाले हैं। हमको अगर शो करना है तो इसको हमें 150 लेना पड़ेगा, ठीक है। हमें जो क्वांटिटी Q1 है वो हमको 150 लेना पड़ेगा। अभी हम इसको 150 ले लेते हैं, Q1 क्या है हमारा 150 है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा चेंज इन Q आ गया वो हमारा 50 आया, 150 से अगर हम 100 माइनस करेंगे तो हमारा 50 आ गया, 10 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारा क्या गया, 10 आ गया है। हम देखते हैं यहाँ पर माइनस आने वाला, लेकिन मैंने आपको बताया माइनस को हम क्या करते हैं, देखते नहीं है, क्योंकि वो हमें इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। अभी हम परसेंटेज अगर हम निकाले, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाले, अगर हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाले तो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा चेंज इन प्राइस बाय में P मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, जैसे ही परसेंटेज क्वांटिटी निकाले तो क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाले तो कैसा निकलेगा, वो इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी बाय में Q मल्टीप्लाई में 100। अभी हम इसको नीचे देख लेते हैं, हमारा जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है वो कैसे निकलेगा। अब हम देखते हैं चेंज इन Q हमारा कितना है, पुट कर देते हैं हम, चेंज इन Q आ गया है हमारा 10, बाय में हमारा आ गया 20, जो हमारा ओल्ड P है, और मल्टीप्लाई में कर देते हैं उसको 100, ये क्या आ जाएगा हमारा परसेंटेज चेंज इन P आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालते हैं तो कैसा आ जाएगा हमारा 50 बाय में 100 मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं आ गया है हमारा 50%, और ये हमारा आ गया है कितना,
अगर हम देखें तो ये भी आ गया हमारा 50% आ गया है, ठीक है, 50% शो हो गया हमें। अभी हमें हमें पता चल गया, हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हमारा परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड है वो इक्वल टू में हो जाए परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस की। तो हमारे ये इक्वल में हो रहा है 50%, 50% इक्वल टू 50 आ रहा है हमारा। अभी हम देख लेते हैं ईडी निकाल लेते हैं, हम इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल देते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे आएगी हमारी, 50 बाय में 50 होने वाला है, तो हमारा कितना आ गया, ये 1 आ गया है। हमें पता चल गया जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो कितनी आ गई है, 1 आ गई है, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम देख लेते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी, जब हमारा जो ईडी है, ईडी कर्व इज इक्वल टू में 1 है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसको हम कैसे, ये हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी हम इसको शो कर सकते हैं और हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। अगर हम देखें जो हमारा, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, जो हमारा ऐसे भी शो कर सकते हैं, जिसके अंदर हम दिखाने वाले कि जो हमारा प्राइस है वो इतना ही कम हो रहा है और हमारी जो डिमांड है वो इतनी ही बढ़ रही है, या फिर हमारा जो प्राइस इतना ही बढ़ रहा है और हमारी इतनी ही डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। हमारा प्राइस इतना ही बढ़ रहा है और इतनी ही कम हो रही है, यहाँ पे हमको 50-50 ही शो करना है, ठीक है, 50-50 ही शो करना है, 50% और इधर भी 50% ही शो करना है, ठीक है। ये आपका हो गया यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हम इसके अंदर अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो देखते हैं कि जो हमारा प्राइस है वो क्या है हमारा, जब हमारा प्राइस कितना था 20 था तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 100 थी, कंज्यूम कर रहे थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हमारी 100 थी। और जब हमारा P1 हुआ, जब हमारा प्राइस क्या है 10 हो गया, तो हमारी डिमांड कितनी हो गई, हमारी डिमांड हो गई है 150 हो गई है, हमारी डिमांड क्या इंक्रीज हो गई है। हमारा प्राइस जितना कम हुआ है उतनी ही हमारी डिमांड जो है इंक्रीज हो गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन के अंदर स्ट्रेट ड्रॉ, जैसे हम स्ट्रेट कर दिया हमने, इसको हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हमने ऊपर जो 5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी है उनको हमें सिर्फ एक डायग्राम के अंदर शो करके दिखाना है। इसके अंदर शो कैसे करेंगे, हमने कितने डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ लिया, हमने 5 इलास्टिसिटी ऑफ डिग्रीज जो है पढ़ ली है, तो उसको हम कैसे शो करके दिखाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। हमने सबसे पहले पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था वो कैसा था, हमारा इज इक्वल टू में इनफाइनाइट था, तो हमने शो करके दिखा दिया, इधर इनफाइनाइट था। अब हमारा सेकंड क्या पढ़ा था हमने, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी थी हमारी, जो हमारी ईडी थी वो क्या थी, इज इक्वल टू में 0 थी। जीरो क्यों थी, जो हमारा प्राइस कितना भी चेंज आ जाए हमारी जो डिमांड है क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। उसके बाद में हमने दिखाना है कि लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें दिखाना है, तो लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैसे दिखाएंगे, इसको थोड़ा सा स्टीपर हमें दिखाना है, क्योंकि हमारा जो लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो कैसा था हमारा, थोड़ा स्टीपर था, थोड़ा सा क्या था, ज्यादा झुका हुआ था, ठीक है, ज्यादा क्या था, फ्लैटर नहीं था, थोड़ा सा स्टीपर था। देख लेते हैं, ये है हमारा ईडी इज लेस देन 1, हमने दिखा दिया। जो लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको हमने दिखा दिया। अब हम दिखाते हैं जो हमारा यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, जो इजी परसेंटेज इक्वल टू में क्या था, 50-50 होता है। जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू में परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है, तो कितना होता है वो हमारा होता है ईडी इज इक्वल टू में 1, ठीक है, होगा हमारा यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखा था। फिर हमें दिखाना क्या, जो हमारा ईडी है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। जो हमारा ईडी है, जो हमारी ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारी वो क्या है, हमारी ईडी इज ग्रेटर देन 1, जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, बड़ा है किससे, 1 से। अभी हमने सारे देख लिए, जो हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी देख लिया है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने सारे एक ही डायग्राम के अंदर शो करके दिखा दिए हैं। अब हम इसका क्या कंक्लूजन दिखता है कि फ्लैटर द कर्व मोर इज द इलास्टिसिटी। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जितना फ्लैट कर्व होगा उतनी हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। कैसे होगी, क्या देखते हैं, क्या बना, जब एडी है वो इज इक्वल टू 0 था तो क्या था, वो स्ट्रेट लाइन था, फिर हमारा थोड़ा सा फ्लैट होना स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, ये लेस देन 1 होगा, फिर और फ्लैट हुआ तो एडी इज इक्वल टू में 1 होगा, फिर और फ्लैट हुआ तो एडी इज ग्रेटर देन 1 हो गया, फिर और फ्लैटर हुआ तो हमारी जो एडी है वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ये हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, क्या होती जा रही है, हमारी जो वीडियो क्या होती है, इंक्रीज ही होती जा रही है, मोर होती जा रही है, जो हमारी इलास्टिसिटी है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको फ्लैटर द कर्व मोर इज द इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब फैक्टर इफेक्टिंग क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं? जो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? हमारे जो फर्स्ट वन इसके अंदर दिया गया है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है? नेचर ऑफ कमोडिटी हमारे तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के अंदर हमने इसको क्लैरिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज हमारा नेसेसिटी, फर्स्ट वन इज हमारा नेसेसिटी, सेकंड वन इज हमारा कंफर्ट, थर्ड वन इज हमारा लग्जरी। थर्ड वन क्या है? हमारा लग्जरी है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो नेसेसिटी जो कमोडिटी होती है उसकी कैसी डिमांड होती है? उसकी डिमांड होती है जनरली इन इलास्टिक। उसकी जो डिमांड होती है क्या होती है? जनरली इन इलास्टिक होता है। इसका एग्जांपल क्या मीन? इसके एग्जांपल अगर हम लें तो एग्जांपल होता है हमारा फूड हो गया, हमारी हमारे जो मेडिसिन होगी, मेडिसिन भी होते हैं इसके अंदर, मेडिसिन हो गई, और हमारी ग्रेन हो गई, जो ग्रेन हो गई, ये भी क्या है? इसके एग्जाम्पल है। ये नेसेसिटी है हमारी लाइफ की, ठीक है। इनके बिना हम हम इनके बिना जी नहीं सकते, इनके बिना हमारी कोई लाइफ नहीं है। तो क्या है? नेसेसिटी है, तो इनकी क्या है? जनरली इन इलास्टिक ही होती है, ठीक है। हमारी क्या होती है? इनकी डिमांड क्या होती है? जनरली इन इलास्टिक होती है। अब देखते हैं कंफर्ट। कंफर्ट देख लेते हैं। कंफर्ट इसके अंदर आगे हमें देखा कि व्हेन अ कमोडिटी इज कंफर्ट। कंफर्ट का एग्जाम्पल क्या है? हमारे कंफर्ट के एग्जाम्पल है हमारे वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, फैन हो गया। हमारा फैन भी एक एग्जांपल है कंफर्ट का। अब इसकी डिमांड कैसे होती है? इसकी डिमांड जनरली इलास्टिक होती है। इलास्टिक क्यों होती है? इलास्टिक क्यों होती है? इसलिए होती है कि फैन के बिना हम जीवित रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं है कि हमारे अगर हमारा फैन नहीं चलेगा, हमारे पास फैन नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसकी जो डिमांड है वो कहते हैं जनरली इलास्टिक होती है। रेफ्रिजरेटर के बिना ऐसा तो नहीं हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम जिंदा रह सकते हैं रेफ्रिजरेटर के बिना भी। हम जो है जो हमारी वॉशिंग मशीन उसके बिना भी हम जिंदा रह सकते हैं। ये हमारे जो कंफर्ट जो हमारे गुड्स होते हैं, जो हमारी कमोडिटी है, हमको कंफर्ट के लिए बनाई है, इसको हम बोलते हैं कंफर्ट कमोडिटी, ठीक है। अभी हमको देख लिया कि इनकी जो जनरली डिमांड होती है कैसे होती है? जनरली इलास्टिक होती है। नेक्स्ट है हमारा लग्जरी गुड। लग्जरी गुड क्या है? हमारा लग्जरी नाम से ही पता चल रहा है जो एक्सपेंसिव है, ठीक है। जो क्या है? एक्सपेंसिव। इसके अंदर एग्जांपल क्या है इसके? इसके एग्जांपल हमने देखा कि एसी भी इसका एग्जांपल है। एसी क्यों इसका एग्जांपल है? जो हमारे इंडियन हाउस होल्ड है मेनली, आज भी जो मेनली इंडियन हाउस होल्ड है, जो ज्यादातर हाउस होल्ड है, वो एसी को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उसको लग्जरी में ही लेते हैं, ठीक है। तो ये एक लग्जरी क्या है? एक लग्जरी कमोडिटी है एसी भी। नेक्स्ट इज हमारा ज्वेलरीज भी होगा, हमारा ज्वेलरीज भी एक लग्जरी कमोडिटी है, ठीक है। और क्या आता है? हमारा एक्सपेंसिव फोन्स भी होते हैं, सेलफोन्स जो होते हैं, एक्सपेंसिव सेलफोन्स होते हैं, वो भी हम लग्जरी के अंदर ही लेते हैं। सेलफोन के अंदर मेनली आईफोन का एग्जांपल भी ले लेते हैं, ठीक है। आईफोन का एग्जांपल क्यों लेते हैं? इट्स डिमांड इज जनरली मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू डिमांड फॉर कंफर्ट। इसके कंफर्ट से थोड़ी सी ज्यादा इसकी इलास्टिक होती है। कंफर्ट से ज्यादा इलास्टिक कैसे होती है? अगर हम देखें कि हमारा जो प्राइस है, आईफोन का प्राइस जो है वो बढ़ गया है, तो उसकी डिमांड क्या कर देते हैं लोग? कम कर देते हैं। उसकी डिमांड क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, दूसरे फोन्स के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अगर उसका प्राइस जो कम हो जाए, अगर मैं बोलूं कि जो आपको 1 लाख का जो आईफोन मिल रहा था वो 50,000 रुपीज का हो गया, ठीक है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? उसकी डिमांड है बढ़ जाएगी। तो ये क्या है? एक मोर इलास्टिक, उसकी डिमांड क्या है? मोर इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। लग्जरी जो गुड्स होते हैं उसकी डिमांड क्या होती है? मोर इलास्टिक होती है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है? अब लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट मोर इलास्टिसिटी डिमांड। अगर हमारे जो मार्केट के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे किसी भी कमोडिटी के, अगर मैं एग्जांपल लें कि कोक, अगर हम एग्जांपल लें कि कोक और पेप्सी, कोक और पेप्सी का एग्जांपल अगर हम ले, अगर हमारा कोक का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे जो हमारे बायर है वो कहां पर सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं? पेप्सी के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं, ठीक है। जो उसका, क्योंकि पेप्सी का जो प्राइस वो क्या है? कम है, और उसकी डिमांड क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर कोक का प्राइस क्या है? ज्यादा हो गया, तो पेप्सी के ऊपर शिफ्ट हो गए हमारे जो बायर्स हैं, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है कि अगर हमारे लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे मार्केट के अंदर, कमोडिटी के अंदर, तो क्या होंगे? मोर इलास्टिक डिमांड होगी। मोर इलास्टिक डिमांड क्यों होगी? क्योंकि हमारा जो बायर है, अगर हमारा जो गिवन कमोडिटी है उसका प्राइस थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाता है, तो हमारा जो बायर है वो रिजिड नहीं है, वो क्या कर देगा? दूसरी जो उसकी सब्स्टिट्यूट है, उसकी जो दूसरी कमोडिटी है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वहां उसकी डिमांड क्या कर देगा? ज्यादा कर देगा। अब इसका सेकंड देखिए, इसकी सेकंड केस क्या है? फ्यू और नो सब्स्टिट्यूट लेस इलास्टिसिटी डिमांड। अगर मार्केट के अंदर फ्यू सब्स्टिट्यूट्स हैं तो क्या करते हैं? उसकी जो डिमांड होती है वो कैसे होती है? लेस इलास्टिसिटिक डिमांड होती है, लेस इलास्टिक डिमांड होती है। अभी हम देखिए फ्यू सब्स्टिट्यूट,
अगर मैं आपको बोलूंगी कोई कैंसर का पेशेंट है, उसकी जो मेडिसिन है उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जो मेडिसिन उसको लेनी है वही लेनी है उसका। ऐसा तो नहीं है कि कैंसर की दवाई छोड़ के वो जो क्या उसको अगर कोई और बीमार है उसकी मेडिसिन ले रहा है, ऐसा तो नहीं है। उसको तो कैंसर की मेडिसिन लेगा ना वो, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उसकी डिमांड क्या है, लेस इलास्टिक है। ठीक है, लेस इलास्टिक। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज इनकम लेवल। अब इनकम लेवल क्या है? इनकम लेवल है कि अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं एग्जांपल लूं कि टमाटो, अगर हमारे टमाटो का जो प्राइस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 200 रुपीज हो गया। अगर हमारे टमाटो का प्राइस क्या है, 200 रुपीज हो गया। अब हमारी इकोनॉमी के अंदर दो इनकम ग्रुप्स होते हैं, जिनका इनकम चाहे तो ज्यादा होती है या फिर उनकी इनकम क्या होती है, कम होती है। अब अगर हम लोअर इनकम ग्रुप की बात करें तो वो क्या होगा, 200 रुपीज के टमाटो को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वो बोल दें कि हम इसको नहीं खा सकते, हम 200 रुपीज स्पेंड नहीं कर सकते एक टमाटर के ऊपर, एक टमाटो के ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं जो लो इनकम ग्रुप है उसकी क्या होती है डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड होती है। वो अगर वो टोमेटो नहीं खाएंगे तो टोमेटो को छोड़ देंगे, अगर उसके प्राइस ज्यादा होंगे तो वो टोमेटो का कंजम्पशन क्या कर देंगे, कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे। वो टोमेटो की जगह कुछ और चीज का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा लो इनकम ग्रुप है। लेकिन हायर इनकम ग्रुप का क्या कहना है, हायर इनकम ग्रुप का कहना है कि अगर आप टोमेटो का प्राइस चाहे 500 रुपीज कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी उसको कंज्यूम करेंगे, हम उसको फिर भी कंज्यूम करने वाले हैं टोमेटो को। तो उनकी डिमांड क्या है, लेस इलास्टिक डिमांड है उनकी, हायर जो ग्रुप है। वो उनकी लेस इलास्टिक डिमांड क्यों है, क्योंकि वो उसे क्या कहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, वो क्योंकि उनके अंदर, उनके बजट के अंदर वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा इनकम लेवल पे का क्या इफेक्ट पड़ता है प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा लेवल ऑफ प्राइस। लेवल ऑफ प्राइस क्या, अब हमारा कॉस्टली गुड्स होते हैं या फिर हमारे इनएक्सपेंसिव गुड्स होते हैं, दो टाइप के गुड्स मान लिए हमने। अब इनएक्सपेंसिव गुड्स का एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर हम इनएक्सपेंसिव गुड्स का एग्जांपल है मैच बुक्स, मैच बुक्स। अभी ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे मैच बुक्स का प्राइस है हमारा 1 रुपये, अगर हम मान लेते हैं उसका प्राइस है, और अगर उसका आगे जाके उसका प्राइस क्या है 50 पैसे हो जाए, उसका क्या हो जाए 50 पैसे हो जाए उसका प्राइस, तो क्या ऐसा तो नहीं कि हम ट्रक भर के मैच बुक्स को खरीद के ले आएंगे, नहीं, क्योंकि उसका जो वो ऑलरेडी इनएक्सपेंसिव गुड है, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो ऑलरेडी बहुत कम है। अगर उसका प्राइस और कम हो जाता है तो उसकी हम डिमांड को बढ़ाने वाले नहीं है, उसकी डिमांड को क्या क्या करने वाले हैं, कम करने वाले नहीं है, उसकी डिमांड उतनी ही रहने वाली है। ठीक है, तो क्या वो लेस इलास्टिक डिमांड, हमने पढ़ा था लेस इलास्टिक डिमांड क्या होती है, क्या है उसके जो डिमांड है वो इतनी हम ज्यादा इंक्रीज नहीं करने वाले हैं, उसकी डिमांड क्या है उतनी ही रहने वाली है, या फिर उसकी थोड़ी सी डिमांड को हम इंक्रीज कर देंगे। लेकिन वेयर एज कॉस्टली गुड्स जो है मोर इलास्टिक डिमांड होती है उनकी। कॉस्टली गुड्स की क्यों होती है, अगर मैं आपको बोलूं एग्जांपल कि हमारी जो मर्सिडीज कार है, न्यू कार है, उसके प्राइस जो है वो कितना, उसके प्राइस मान लीजिए कि जो 1 करोड़ से डायरेक्टली 10 लाख रुपीज हो गया उसका प्राइस। 1 करोड़ तो नहीं था, मान लीजिए 50 लाख हो गया, 50 लाख से 10 लाख रुपीज की कार आ रही है मर्सिडीज की, तो क्या होगा, उसकी जो डिमांड है वो क्या कर देंगे लोग, ज्यादा कर देंगे। उसका प्राइस कम होते ही डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो डिमांड क्या है इधर, मोर इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया लेवल ऑफ प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन क्या है हमारा, लेस अर्जेंट डिमांड मोर इलास्टिक डिमांड, और अर्जेंट डिमांड लेस इलास्टिक डिमांड। अभी मैं आपको बोलूं कि लेस अर्जेंट डिमांड क्या है हमारी, लेस अर्जेंट डिमांड है कि जिसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, वो इतनी अर्जेंट जरूरत नहीं है किसी भी कमोडिटी की। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसका एग्जांपल है हम सॉफ्ट ड्रिंक ले लेते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक हो गया या फिर बिस्किट हो गया, या फिर बिस्किट होगा। अभी इसके लेस जो मोर इलास्टिक डिमांड क्यों है इसकी, अभी हम बोलते हैं कि इसका जो प्राइस है वो बढ़ गया है, या फिर इसका जो प्राइस है वो घट गया है। ठीक है, अभी हम मानते कि ये अर्जेंट ही नहीं है। अगर हम आज हमने इस कमोडिटी को नहीं खरीदा, आज हमने इस कमोडिटी को बाय नहीं किया, तो ऐसा तो नहीं है कि हम मरने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हम मर जाएंगे अगर हमने सॉफ्ट ड्रिंक को कंज्यूम नहीं किया। आज नहीं किया तो कल कर लेंगे, कल नहीं किया तो परसों कर लेंगे। तो ये क्या है, ये अर्जेंट नहीं है, इनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं कंजम्पशन के, उसके कंजम्पशन को अगर हम माने तो पोस्टपोन कर सकते हैं उसको। ठीक है, लेकिन वेयर एज अगर अर्जेंट डिमांड, अगर अर्जेंट डिमांड के अंदर हम फिर से एग्जांपल ले लेते हैं किसी कैंसर पेशेंट का। अभी उसको डिमांड है किस चीज की, मेडिसिन की डिमांड है, कैंसर पेशेंट है उसको मेडिसिन की डिमांड है, तो उसकी जो डिमांड है वो क्या होने वाली है, लेस इलास्टिक डिमांड होने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि वो पोस्टपोन कर सकता है उस डिमांड को, वो मर जाएगा अगर उसने पोस्टपोन कर दी मेडिसिन की डिमांड, वो क्या कर देगा, वो मर जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्जेंट डिमांड क्या होती है हमारी, लेस इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज हमारा नंबर ऑफ यूजर्स।
अब नंबर्स ऑफ यूजर क्या है हमारा, अभी हम माने कि हमारा एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर हम एग्जांपल है हमारा मिल्क। अगर हम मिल्क का एग्जांपल ले तो क्या इसके सेवरल यूजेस होते हैं। सेवरल यूजेस मींस पनीर, दही, लस्सी और खीर, हम कोई मान लेते हैं, स्वीट मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो क्या है इसके सेवरल यूजेस होते हैं। अगर हम माने कि सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटी मोर इलास्टिक डिमांड, सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटी मींस मोर इलास्टिक डिमांड। अगर हम माने कि हमारा जो प्राइस है मिल्क का वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। अब डिक्रीज होते ही साथ जो हम क्या है मिल्क का कंजम्पशन ज्यादा कर देंगे, मिल्क को क्या कर देंगे, बाय करना ज्यादा कर देंगे। अभी हम बोलेंगे कि हम मार्केट से पनीर नहीं लेके आएंगे, हम घर में ही बना लेंगे, हमारा मिल्क जो है सस्ता है, हमारा जो मार्केट के अंदर जो पनीर है वो महंगा मिल रहा है, तो हम क्या कर देंगे, हम घर पे ही पनीर बनाना स्टार्ट कर देंगे। अभी हम घर पे ही खीर बनाना स्टार्ट कर देंगे, रोज हम मिठाई बनाना स्टार्ट कर देंगे घर के अंदर ही खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। तो क्या हमारी मोर इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, मोर इलास्टिक डिमांड, अगर प्राइस क्या है घट जाता है तो हम इसकी डिमांड क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट इज हमारा फ्यू यूजेस ऑफ कमोडिटी लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फ्यू यूजेस ऑफ कमोडिटी है, अब हम मिल्क का एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारा प्राइस बढ़ जाए मिल्क का तो उसकी क्या करेंगे, हम यूजेस क्या कर देंगे, कम कर देंगे, हम उसको खरीदना कम कर देंगे और उसके यूजेस भी हम कम कर देंगे, उसका हम सिंगल यूज के अंदर ही यूज करने वाले हैं। अगर माने कि हम मिल्क का अगर हम पहले 10 लीटर्स का अगर प्राइस कम हुआ तो हम 10 लीटर्स का जो है कंजम्पशन कर रहे थे, उसको बाय कर रहे थे। लेकिन अगर हमारा प्राइस ज्यादा हो गया है तो हम क्या कर रहे हैं, ओनली 2 लीटर्स को हम बाय कर रहे हैं, हम ओनली 2 लीटर्स को ही हम बाय कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, उसका जो उसकी यूजेज हम सेवरल यूजेज हैं उसको भी कम कर दें या फिर उसको कम घटा देंगे। ठीक है, उसके फ्यू यूजेज ही रखेंगे, मिल्क या फिर कर्ड के अंदर ही उसको यूजेज करने वाले हैं। तो ये क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ यूजेज भी हमें इफेक्ट करता है, किसमें, हमें इफेक्ट करता है डिमांड को। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। नेक्स्ट इज शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। अब शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो टोटल इनकम है हम उसको कैसे स्पेंड करते हैं। ठीक है, कैसे, किस किस कमोडिटी के अंदर हम स्पेंड करते हैं। अगर हम देखें कि ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड मोर इलास्टिसिटी की डिमांड, अगर हम ग्रेटर द प्रोपोर्शन जो है अपनी इनकम का स्पेंड कर रहे हैं किसी कमोडिटी के अंदर, तो क्या हमारी डिमांड क्या आने वाली है, ज्यादा होने वाली है, मोर इलास्टिक होने वाली है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम इसका एग्जाम्पल ले, हम न्यू कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, न्यू कार। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो न्यू कार का प्राइस है वो क्या हुआ, कम हो गया है। अगर मर्सिडीज जो प्राइस का है उसका क्या हुआ, प्राइस कम हो गया है, तो हम उसकी प्राइस जो हमारी जो मेनली इनकम है, जो जितनी भी इनकम है, हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोपोर्शन किस में स्पेंड करने वाले हैं, न्यू कार को खरीदने में स्पेंड करने वाले हैं, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो कम हो गया है। अब हमारी डिमांड जो है कार की वो क्या हुआ, ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड मोर इलास्टिक डिमांड। अब देखते हैं स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड लेस द इलास्टिक ऑफ डिमांड। स्मॉलर प्रोपोर्शन क्या है, स्मॉलर प्रोपोर्शन है हमारा, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैच बॉक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, मैच बॉक्स का। अगर हमारा मैच बॉक्स का प्राइस जो है कम हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ अपनी जो इनकम का है वो स्पेंड करते हैं सिर्फ मैच बॉक्स खरीदने के लिए, ऐसा नहीं है। मैच बॉक्स हम जितनी खरीदते तो उतनी ही खरीदने वाले हैं, या फिर थोड़ी सी उसका ज्यादा कर देंगे। अगर हम 4 खरीदते तो 5 खरीदने वाले हैं, तो ज्यादा तो हम इसको कंजम्पशन करने नहीं वाले हैं। ठीक है, ये आपका हो गया अपना शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड मोर इलास्टिक डिमांड। जितना लंबा पीरियड होगा उतनी हमारी जो डिमांड है वो कितनी होगी, मोर इलास्टिक की डिमांड होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर हम देखें कि हमारा जो एल्कोहलिक कोई है, कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, कोई स्मोकिंग करता है, अगर हम उसको बोल दें कि हमारे जो कल से आपको अल्कोहल नहीं पीनी है, कल से आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर क्या होती है, उसकी डिमांड लेस इलास्टिक डिमांड होती है, वो उसको छोड़ नहीं सकता, वो बिल्कुल वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा विदाउट अल्कोहल के। ठीक है, क्योंकि वो अल्कोहल का उसको कंज्यूम करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो अगर अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड के अंदर हम बात करें तो क्या उसकी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक डिमांड है। अगर हम उसको बोले कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर जो डिमांड अल्कोहल के कंजम्पशन वो क्या करना है, कम करना है, फिर को बिल्कुल खत्म कर देना है। अगर हम उसको 1 ईयर दें, 1 ईयर दे तो आज वो जितनी पीता उतनी पीता है, फिर अगले मंथ वो थोड़ी सी कम कर देगा, उससे अगले मंथ वो थोड़ी सी और कम कर देगा, उससे अगले मंथ वो थोड़ी सी और कम कर देगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 1 ईयर के अंदर उसने अल्कोहल का कंजम्पशन करना बंद कर दिया है। तो ऐसे ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हमारी जो डिमांड है वो क्या है, लेस इलास्टिक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको बोले कि कल आपको अल्कोहल का कंजम्पशन बंद कर देना, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा टाइम पीरियड का कैसे इफेक्ट पड़ता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। नेक्स्ट इज हैबिट, फिर से वही आ गया है।
हैबिट क्या है? कमोडिटी विच हैव बिकम हैबिचुअल नेसेसिटी फॉर द कंज्यूमर हैव लेस इलास्टिक डिमांड। मैंने आपको ऊपर बताया अगर कोई कंज्यूमर है वो अल्कोहलिक हो चुका है, वो उसको अल्कोहल चाहिए ही चाहिए, वो उसकी नेसेसिटी बन चुकी है, वो हैबिचुअल नेसेसिटी बन चुकी है। अभी हम किसी कंज्यूमर को, अल्कोहलिक कंज्यूमर को ये नहीं बोल सकते कि आपको कल जो है जो अल्कोहल का कंजम्पशन बिल्कुल बंद कर देना है, आपको अल्कोहल नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं जो लेस इलास्टिक डिमांड है उसकी वो, ठीक है। किसी भी स्मोकर है, स्मोकर को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कल आपको स्मोकिंग करनी बिल्कुल छोड़ देनी है, आपको बिल्कुल भी सिगरेट नहीं मिलने वाली है। तो क्या है उसकी ये लेस इलास्टिक डिमांड है, वो उसके बिना मर जाएगा, ये उसकी नेसेसिटी बन चुकी है लाइफ की, ठीक है। हो आई होप आपको सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप वो वीडियो भी जरूर जाके देखने वाले हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।